औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो सेकंड लेक्चर है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पे। इससे पहले इस लेक्चर का पार्ट 1 दिया गया और उस पार्ट 1 में हमने क्रोमेटोग्राफी की दो मेन टाइप्स डिस्कस की, जिनमें एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आज जो हमने डिस्कस करनी है वो रिमेनिंग 3 टाइप्स हैं: आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन और अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। इन तीनों की डिटेल आज हम देखेंगे और इनके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, इनका वर्किंग प्रिंसिपल। अब क्रोमेटोग्राफी के इन जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, इनकी जानिब बढ़ने से पहले हमें अपने इस लेक्चर के पार्ट 1 में से कुछ बातें रिकॉल करनी हैं। सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेटिंग टेक्निक है और इस बाद में इसके साथ एडिशन की गई कि इसमें आइडेंटिफिकेशन भी की जाती है और फर्दर प्रोसेसिंग भी केमिकल कंपोनेंट्स की जाती है। तो बेसिक जो इसका कंसेप्ट है, ये एक सेपरेटिंग टेक्निक है। अब इसमें जो बाकी दो बातें, ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये दो फेजेस यूज़ करती है। इसमें एक फ़ेज़ होती है मोबाइल फ़ेज़ और एक फ़ेज़ होती है स्टेशनरी फ़ेज़। जो मोबाइल फ़ेज़ है वो मूवेबल फ़ेज़ है और जो स्टेशनरी फ़ेज़ है वो इमूवेबल फ़ेज़ है। जो मोबाइल फ़ेज़ है वो मिक्सचर को स्टेशनरी फ़ेज़ के ऊपर से गुजारती है और जो मिक्सचर के कंपोनेंट है वो स्टेशनरी फ़ेज़ के साथ जुड़ जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एडजॉर्प्शन फॉर्म में हो सकती हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्युबिलिटी फॉर्म में हो सकती हैं, फिर सॉल्युबिलिटी फॉर्म में भी हो सकती हैं, जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में डिस्कस किया। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो अपोजिटली चार्जड पार्टिकल्स के दरमियान पैदा होती हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे एक पार्टिकल है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एक पार्टिकल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया जाएगा। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, चूँकि नेम हमें क्या बता रहा है कि इसमें आयंस की आयंस एक्सचेंज होंगे, एक्सचेंजमेंट होगी, आयंस एक्सचेंज होंगे एक दूसरे के साथ। सामने आप एक डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम को डिस्कस करते हैं। इस डायग्राम का एक पोर्शन जिसको मैं हाईलाइट करने लगा हूँ, ये जो है ये इसका स्टेशनरी फेस है। और देखिए जी, इस स्टेशनरी फेस के ऊपर कौन से पार्टिकल हैं? नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल ये नज़र आ रहे हैं। और इन नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल ने किन को अपने ऊपर सपोर्ट करना है? पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल को इन्होंने अपने ऊपर सपोर्ट करना है, ये पॉजिटिवली चार्जेड पार्टिकल। यानी कि जो सरफेस है ये स्टेशनरी फेस है, इस पे ये नेगेटिवली चार्जड है और इसने अपने ऊपर सपोर्ट किसे किया हुआ है? पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स को सपोर्ट किया हुआ है। अब मोबाइल फेस जो है वो इस स्टेशनरी फेस के ऊपर से गुजरेगी। एरो बता रहे हैं कि जो मोबाइल फेस है वो इस तरह गुजरेगी और मोबाइल फेस में मौजूद ये जो चार्जड पार्टिकल हैं, यानी कि जो आयनिक पार्टिकल हैं, ये इनकी एक्सचेंजमेंट हो जाएगी, ये एक्सचेंज हो जाएंगे उन पार्टिकल्स के साथ जो स्टेशनरी फेज ने पॉजिटिव पार्टिकल्स को अपने ऊपर सपोर्ट किया हुआ है। इसको देखते हैं कि इस बात को दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि जब मोबाइल फेस चार्जड पार्टिकल को अपने साथ लेके गुजरेगी तो ये चार्जड पार्टिकल स्टेशनरी फेज पे मौजूद चार्जड पार्टिकल से रिप्लेस हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे ये आपको सामने पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल नज़र आ रहा है, तो इसकी रिप्लेसमेंट स्टेशनरी फेज पर मौजूद चार्जड पार्टिकल से हो जाएगी और ये जो सैंपल में मौजूद पार्टिकल है वो इस पॉजिटिव की जगह आ जाएगा और जो स्टेशनरी फेज पे जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो किधर आ जाएगा? वो सैंपल में आ जाएगा। इस तरह ये एक्सचेंजमेंट होगी। इस एक्सचेंज की वजह से इसको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी
कहा जाता है। अब हम ये जानते हैं जो आयंस हैं, आयंस की टू टाइप्स हैं। एक नेगेटिवली चार्जड आयन होता है, उसको एनायन कहते हैं, और एक पॉजिटिवली चार्जड आयन होता है जिसको कैटायन कहते हैं। अब इन आयंस की टू टाइप्स की बेस पे इस क्रोमेटोग्राफी की भी टू टाइप्स बन जाती हैं, जिनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी डिस्कशन उनके बारे में है। अब ये बात तो आपको आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्लियर होगी। अगली बात कि ये देखने हमने कि हम तकनीक कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं और उस तकनीक में प्रिंसिपल कौन सा यूज़ हो रहा है। तो ये इस बात से कंफ्यूज नहीं होना। जो हमने पहली दो टाइप्स पार्ट 1 में डिस्कस की थी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ये दोनों टाइप्स की क्रोमेटोग्राफी कॉलम फॉर्म में करवाई जा सकती थी। इसका मतलब है जो तकनीक है वो कॉलम तकनीक है और उसमें जो प्रिंसिपल है वो एडजॉर्प्शन और पार्टीशन प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है। इसी तरह ये जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है ये भी कॉलम में करवाई जाएगी, इसको भी कॉलम क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया जाएगा। लेकिन इस कॉलम में जो सेपरेटिंग प्रिंसिपल है वो कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वो आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल इस्तेमाल हो रहा है। चलें हम इसको रीड करते हैं और इसके बारे में डिस्कशन करते हैं फर्दर। अब इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है दिस इज़ टू सेपरेट आयनिक मिक्सचर, यानी ये ऐसे मिक्सचर को सेपरेट करता है जिसमें आयंस मौजूद होते हैं। जो स्टेशनरी फेज है, ये स्टेशनरी फेज जिसके बारे में पहले भी डिस्कस की है, ये क्या है, ये आयन एक्सचेंज रेजन है। रेजन क्या है, ये नेचुरल मटेरियल होता है, ये आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है। अब ये इस पे इसके बारे में कि वेयर द मोबाइल फेज इज़ बफर्ड एक्वा सोल्यूशन, जो स्टेशनरी फेज है ये आयन एक्सचेंज रेजन है। अब ये देखिए ये रेजन आपको नज़र आ रहा है और इसके ऊपर ये नेगेटिवली चार्जड आयन नज़र आ रहे हैं। जिन्होंने सपोर्ट किसे किया हुआ है अपने ऊपर, ये पॉजिटिवली चार्जड आयन को अपने ऊपर चिपकाया हुआ है। ये हो गया इसका स्टेशनरी फेज। और जो मोबाइल फेज है वो बफर्ड सोल्यूशन है। बफर्ड सोल्यूशन से मुराद क्या है, बफर्ड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जो किसी सिस्टम की या किसी सोल्यूशन की पीएच मेंटेन करता है, ना उस पीएच को बहुत ज़्यादा होने देता है और ना ही उस पीएच को बहुत कम होने देता है। इसका एक इसी तरह का स्पेसिफिक वर्किंग प्रिंसिपल है। तो इसमें हमें क्या समझ आ गया, जो स्टेशनरी फेज है वो आयन एक्सचेंज रेजन है। उस रेजन के ऊपर आयंस लगे हुए हैं जिनकी एक्सचेंजमेंट होगी। और जो मोबाइल फेज है वो बफर्ड एक्वस सोल्यूशन है, यानी है वो एक्वस सोल्यूशन और उसमें बफर ऐड किया हुआ है ताकि इस क्रोमेटोग्राफी में इसकी वर्किंग के दौरान, आयन एक्सचेंज के दौरान जो पीएच है उसमें स्पेसिफिक चेंज ना आ सके। एनायन और कैटायन आर कोवलेंटली अटैच टू रेजन। अब ये बात ज़रा गौर करें कि ये जो ये देखें, ये एनायन रेजन के साथ अटैच है, ये कोवलेंट, इनके अंदर कोवलेंट इंट्रैक्शन है। द सोल्यूट आयन of the opposite charge in the mobile phase attached to resin by electrostatic force। अब ये बात है कि ये जो आयन है ये वाला, ये सोल्यूट आयन है, यानी कि हमारे सैंपल में आयन है, ये रेजन के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। यानी वहाँ रेजन के ऊपर मौजूद जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसको हटा के उसकी जगह खुद आ जाएगा, तो ये एक्सचेंजमेंट होगी। तो ये कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच हो जाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर एग्जिस्ट करेगी, रेजन पे मौजूद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और ये सोल्यूट के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी, जिसको मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो अपोजिटली चार्जड आयंस के दरमियान एग्जिस्ट करती है। आयन एक्सचेंज कॉलम ये कितने किस्म के, पहले हमने डिस्कस किया है, ये टू टाइप्स के हैं। दीज दोज आर कैटायन एक्सचेंज, ये कैटायन एक्सचेंज कॉलम हो सकता है और एनायन एक्सचेंज कॉलम हो सकता है। अब अगर हम कैटायन एक्सचेंज कॉलम की बात करें, कंटेन नेगेटिवली चार्जड ग्रुप,
तो ये देखें जी, ये सामने आपके कैटायन एक्सचेंज कॉलम है, इसके ऊपर देखें कौन से चार्ज ग्रुप हैं, ये नेगेटिवली चार्ज ग्रुप हैं, और जिन्होंने सपोर्ट किसको किया हुआ है, पॉजिटिव को। इनको कैटायन एक्सचेंज क्यों बोला गया है, क्योंकि इनके ऊपर ये जो कैटायन है इनको ये एक्सचेंज किससे करेंगे, जो मोबाइल फेस में आने वाले सैंपल के कैटायन के साथ इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये रिप्लेस करेंगे। इस वजह से इसको कैटायन एक्सचेंज कॉलम बोला गया। हम अगेन इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जो कैटायन एक्सचेंज कॉलम है इस पे नेगेटिवली चार्जड ग्रुप हैं, ये नेगेटिवली चार्जड ग्रुप हमें नज़र आ रहे हैं, ये नेगेटिवली चार्जड ग्रुप हैं, और जिन्होंने सपोर्ट किसे किया हुआ है, इस पॉजिटिव ग्रुप को। चूँकि कैटायन एक्सचेंज इसको इस वजह से बोलेंगे क्योंकि इस कॉलम में जो कैटायन है उसकी एक्सचेंज होगी, कैटायन की एक्सचेंज होगी, यानी इस कॉलम में से कैटायन उतरेगा और सैंपल में से जो कैटायन है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। उसके बाद जो एनायन एक्सचेंज कॉलम है इसके बारे में क्या है, कंटेन पॉजिटिवली चार्जड ग्रुप। अब इसको अंडरस्टैंड कर लें जी, जो एनायन एक्सचेंज है, चूँकि कैटायन एक्सचेंज में ये नेगेटिवली चार्जड ग्रुप है, जबकि एनायन एक्सचेंज में ये पॉजिटिवली चार्जड ग्रुप इरेजन्स के साथ लगे होंगे, जिन्होंने अपने ऊपर सपोर्ट किसे किया होगा, नेगेटिव पार्टिकल को, और फिर नेगेटिव पार्टिकल सोल्यूट में मौजूद नेगेटिव पार्टिकल के साथ एक्सचेंज करेगा और सोल्यूट्स का पार्टिकल इसके साथ रेजन के साथ अटैच हो जाएगा। अब ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। इन हेयर द चार्जड एनालाइट्स आर अटैच टू काउंटर आयन इन द कॉलम। ये बात समझें, जब मोबाइल फेज चार्जड आयंस को इसमें से लेकर गुजरेगी, मोबाइल फेज फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फेज है, चले हम कह रहे हैं ये मोबाइल फेज ये आयंस को लेके गुजर रही है, तो इसके बारे में क्या है, हियर द चार्जड एनालाइट्स अटैच टू द काउंटर आयन, वो अपने काउंटर आयंस के साथ अटैच हो जाएगा। ये देखिए जी, ये पार्टिकल सामने आपको अटैच होता नज़र आ रहा है इन द कॉलम। एनालाइट आयंस आर एल्यूटेड आउट, ये बाद में जब ये आयंस अटैच हो जाएंगे ना, इसका ये वर्किंग आ रही है इसमें, इसको हम अगेन अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, कॉलम में से बफर सॉल्यूशन गुजारा जाएगा। बफर सॉल्यूशन से क्या होगा कि जो कॉलम के अंदर जो वो कॉलम जिसमें ये नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल हैं, उनके नेगेटिव चार्जड पार्टिकल के सामने पॉजिटिव चार्जड पार्टिकल आ जाएंगे। उसके बाद फिर हमारा सैंपल जब इसमें से गुजरेगा, जब सैंपल गुजरेगा तो पार्टिकल की एक्सचेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटीन सैंपल गुजार रहे हैं तो प्रोटीन क्या होगी, वो इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हटा के खुद इनकी जगह आ जाएगी। तो इस तरह क्या होगा कि हमारा जो पार्टिकल है वो कॉलम के अंदर अटैच हो जाएंगे। फिर तीसरा स्टेप होगा वो इल्यूशन का होता है। इस टाइप को विद स्टेप नहीं डिस्कस किया गया, लेकिन तीसरे स्टेप में ये वर्किंग होती है कि फिर जब कॉलम के अंदर हमारे पार्टिकल या हमारा सैंपल के पार्टिकल जब जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, तो फिर उन पार्टिकल्स को दोबारा अलहदा किया जाता है ताकि फिर उनको आइडेंटिफाई किया जा रहे। उनको अलहदा करने के से कैसे किया जाता है कि उनको ये जो पार्टिकल अब अटैच हो चुके हैं कॉलम के अंदर, ये वाला पार्टिकल जो अटैच हो चुके हैं, अब मकसद बनता है इसको अब उतारना है, इसको उतार के आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो एनालाइट आयन आर एल्यूटेड यूजिंग ए बफर, यानी इसके ऊपर दोबारा वो बफर सॉल्यूशन फेंका जाएगा, यानी मोबाइल फेज खाली मोबाइल फेज फेंकी जाएगी विदाउट सैंपल। पहले जो हमने मोबाइल फेज इसमें से गुजारी थी उसके अंदर सैंपल मौजूद था, लेकिन अब जो इसमें से मोबाइल फेज गुजारेंगे उसमें सैंपल नहीं होगा। सिंपली ये कह रहा है कि हम सादे सॉल्यूशन से इस कॉलम को धो रहे हैं, वॉश कर रहे हैं। तो डिफरेंट वो जो मोबाइल फेज इसमें से गुजारी जाएगी वो डिफरेंट पीएच की मोबाइल फेज इसमें से गुजारी जाएंगी। अब इसमें होगा क्या कि होगा ये कि जिस पीएच का
मोबाइल फेस इसमें से गुजारा जाएगा विदाउट सैंपल, यानी उस मोबाइल फेस में अब हमारा सैंपल मौजूद नहीं होगा। जिस पीएच का मोबाइल फेस उतारा जाएगा, गुजारा जाएगा इसमें से, तो वो मोबाइल फेस क्या करेगा, उस टाइप की प्रोटीन या उस टाइप का जो कंपोनेंट अटैच है कॉलम के अंदर, उसको अलहदा करके ले आएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, फिर ज़रा उससे डिफरेंट पीएच का मोबाइल फेस उसी कॉलम में से अगेन गुजारा जाएगा, तो उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट कॉलम में मौजूद है फिर वो उसको उतार के ले आएगा। इसी तरह अगर हम फिर हाई पीएच का मोबाइल फेस इसमें से गुजारेंगे, तो वो उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट है वो उसको इसमें से कॉलम में से निकाल के ले आएगा। इस बात को मैं अगेन रिपीट करता हूँ। मिसाल के तौर पे एक कंपोनेंट हमारा इसके साथ अटैच है जिसमें कम पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है, एक कंपोनेंट इसके साथ अटैच है ये वाला, इसके पास इसके साथ एक दो तीन, ये तीन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ जुड़ा हुआ है कॉलम के अंदर। फिर हमारा एक कंपोनेंट इसके अंदर अटैच है जो कि जुड़ा हुआ है एक दो तीन चार पाँच छः, छः पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के साथ इस कॉलम के अंदर जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लो पीएच का इसमें से बफर गुजारेंगे। वो बफर जो ही इसमें से गुजरेगा, वो बफर जो ही इसमें से गुजरेगा तो क्या करेगा कि ये चूँकि पॉजिटिव चार्जिंग पार्टिकल है तो उस बफर में से पॉजिटिव पार्टिकल दोबारा इधर अटैच हो जाएंगे, और ये जो पार्टिकल जो हमारा जिसको अब हमने उसमें से कॉलम में से निकालना है तो ये निकल आएंगे, कॉलम में से बाहर आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ही इसमें से क्यों आया है, ये वाला पार्टिकल क्यों बाहर नहीं आया। क्योंकि देखें ये पार्टिकल जो है ये जो बाहर आया है ये उस कॉलम में लूजली अटैच है, लूजली अटैच है, यानी ये इसको अलहदा करने के लिए जो बफर सॉल्यूशन यूज़ किया गया है उसने कम पॉजिटिव पार्टिकल उस कॉलम को दिए हैं। अब अगले ऊपर वाले पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए क्या किया जाएगा, जो बफर सॉल्यूशन दिया जाएगा वो स्ट्रांग होगा, तो वो बफर सॉल्यूशन कॉलम को अगेन एक दो तीन चार पाँच छः पॉजिटिव पार्टिकल देगा, तो तब वो वाला कंपोनेंट बाहर आएगा। इस तरह जितने जितने स्ट्रॉन्ग या लो बफर सॉल्यूशन जो कॉलम में से बार बार गुजारते जाएंगे उसके मुताबिक के पार्टिकल उस कॉलम में से दोबारा आते जाएंगे। इस तरह हम क्या कर रहे हैं, सेपरेशन के साथ साथ इनको पहले हमने उनको कॉलम में फ़िक्स किया, और कॉलम में फिक्स करने के बाद एक स्पेसिफिक रेंज का जब बफर सॉल्यूशन उसमें से गुजारा तो उस बफर सॉल्यूशन ने उस रेंज के मुताबिक जो पार्टिकल कॉलम में अटैच थे उनको वन बाय वन करके उसमें से अलहदा करता रहा है। इस तरह हमारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो डिफरेंट बफर सॉल्यूशन में अलहदा आहिस्ता आहिस्ता होते जाएंगे। और ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी उमूमन यूज़ की जाती है प्रोटीन्स की सेपरेशन के लिए, यानी कि हमारे पास प्रोटीन का एक मिक्सचर मौजूद है और उस प्रोटीन को हमने कॉलम में से गुजारा है सेपरेशन के लिए। तो चूँकि प्रोटीन के ऊपर जो चार्ज की नोयत डिफरेंट होती हैं, चूँकि उस पर अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और साथ उसके पास एक लीनियर चेन भी होती है कार्बन की, इस वजह से डिफरेंट प्रोटीन्स की अटैचमेंट कॉलम में डिफरेंट तरीके से होगी और फिर डिफरेंट बफर सॉल्यूशंस यूज़ किए जाएंगे उन प्रोटीन्स को कॉलम में से दोबारा उतारने के लिए। अब यहाँ देखिए जी एट द एंड क्या होगा कि ये जो डिफरेंट बफर सॉल्यूशन विद डिफरेंट पीएच जब इसमें से गुजारे जाएंगे ना, बफर विद ए डिफरेंट पीएच टू वीकन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनालाइट एंड एक्सचेंजर। एनालाइट हमारा ये है, ठीक है जी, एक्सचेंजर एनालाइट प्रेजेंट इन द मोबाइल फेस। वो जो एनालाइट है वो किस में आ जाएगा, पिछली एग्जांपल की तरह वो मोबाइल फेस में आ जाएगा, और जबकि जो एक्सचेंज ग्रुप है वो फिर उस कॉलम के अंदर दोबारा आकर अटैच हो जाएगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आया होगा।
उम्मीद है ये आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा, यानी ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्लियर हो चुकी। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी पे। ये भी कॉलम में की जा सकती है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बड़ा इजी है। ये जो सेपरेटिंग टेक्निक है इसकी बेस है मॉलिक्यूल साइज। ये सामने आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। इसमें आप देखें जो स्टेशनरी फेज़ है वो ये मटेरियल है, और ये इस स्टेशनरी फेज़ में आपको आप देखें ये आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं, ये पोर्स नज़र आ रहे हैं। अब आप ज़रा गौर करें, जब ऐसा अब मोबाइल फेज़ जिसमें ऐसा मोबाइल फेज़ जिसमें डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल होंगे, जब वो इस स्टेशनरी फेज़ से गुजारा जाएगा तो वो पार्टिकल जो स्टेशनरी फेज़ के जो पोर्स हैं उनसे मुताबिकत रखते होंगे, तो वो पोर्स में क्या हो जाएंगे, वो फंस जाएंगे इसमें। और जबकि जो लार्ज साइज पार्टिकल है जो इसमें नहीं फिक्स हो सकते इन पोर्स में, वो एल्यूट हो जाएंगे, वो मोबाइल फेज़ के साथ ही गुजर के बाहर आ जाएंगे। तो दैट्स वाई दिस क्रोमेटोग्राफी इज़ नोन एज मॉलिक्यूल एक्सक्लूजन, या इसको मॉलिक्यूलर साइज एक्सक्लूजन, या सिंपली इसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी का नाम दिया जाता है। तो इसमें देखें ये जो स्टेशनरी फेज़ है ये केमिकल इनर्ट मटेरियल है, यानी इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, ये इनर्ट मटेरियल है। ये वाला इनर्ट मटेरियल ये जैसा कि जेल या पोरस इनऑर्गेनिक सॉलिड है, या पोरस ग्लास हो सकता है। तो मोबाइल फेज़ इसमें क्या होगा, वो वाटर होगा या कोई एक्वस सोल्यूशन होगा विच सर्व ओनली एज ए कैरियर फॉर एनालाइट, जो सिर्फ एनालाइट को क्या करेगी, जो मिक्सचर को सिर्फ कैरी करेगी, उसके लिए एज ए कैरियर का काम करेगी। यानी जब मोबाइल फेज़ इसमें से गुजारी जाएगी उसमें से सिर्फ हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, वो मोबाइल फेज़ सिर्फ उनको अपने साथ लेकर स्टेशनरी फेज़ से गुजारेगी। जो स्टेशनरी फेज़ है ऑफ दिस क्रोमेटोग्राफी ये पोरस मटेरियल है, सुराखदार मटेरियल है। दिस टेक्निक यूजुअली अप्लाई टू लार्जर मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल लाइक प्रोटीन एंड इंडस्ट्रियल पॉलीमर। also the stationary phase should not interact with the molecule। तो स्टेशनरी फेज़ की इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के साथ नहीं है, हम किसी किस्म के इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं आ रही। ये सिंपली स्टेशनरी फेज़ के ऊपर जो स्पोर्स होंगे, जो सुराख होंगे, जो मॉलिक्यूल उन सुराख के साइज़ का होगा वो उन सुराखों में स्टे कर जाएगा, और जो साइज़ के मुताबिक नहीं होगा वो उससे गुज़र जाएगा। इन हेयर द मीडियम साइज कंपाउंड आर ट्रैप टू द पोर्स। तो जो मीडियम साइज जो कंपाउंड होंगे वो पोर्स में क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे ऑफ द स्टेशनरी फेज, देन द स्मॉलर एंड द लार्जर, और फिर स्मॉलर और फिर कहीं जाके लार्जर। अगर यानी ये इसमें यही है कि जो पार्टिकल का साइज़ होगा उस साइज़ के मुताबिक जो पोर स्टेशनरी फेज़ में होगा वो उस पोर में फिक्स होगा, तो वो स्टेशनरी फेज़ पे स्टे करेगा, बाकी मोबाइल फेज़ के साथ एल्यूट हो जाएगा। द साइज ऑफ एनालाइट वेदर इट इज़ मीडियम स्मॉलर लार्ज डिपेंड अपॉन द पोर साइज ऑफ स्टेशनरी फेज़। वही बात होगी कि जो एनालाइट का साइज़ किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द पोर साइज ऑफ स्टेशनरी फेज़। Smaller molecule experience more difficulty to pass to stationary phase than larger molecule do। तो ये पॉइंट बता रहा है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल होंगे ना, स्मॉल साइज मॉलिक्यूल, वो जब स्टेशनरी फेज से गुजरेंगे तो उनको बड़ी डिफ़िकल्टी पेश आएगी, वो मोबाइल फेज के साथ आगे नहीं गुजर सकते। वजह क्या है डिफ़िकल्टी, वजह यह है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेशनरी फेज के पोर्स में फिक्स हो जाएंगे, इस वजह से उनको डिफ़िकल्टी होगी, वो उस कॉलम में से एज सच नहीं गुजर सकेंगे। जबकि जो बिगर साइज मॉलिक्यूल है वो स्टेशनरी फेज के पोर में फिक्स नहीं आएंगे, इस वजह से बिगर साइज मॉलिक्यूल मोबाइल फेज के साथ ल्यूट हो जाएंगे, निकल जाएंगे।
उसकी वजह क्या है कि क्योंकि बिगर साइज मालिक्यूल की जो एंट्रेंस है वो पोर में बिल्कुल ना होने के बराबर है या बिल्कुल लो है। इस बात को हम अगेन अंडरस्टैंड करते हैं कि जो स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं, जो स्मॉल साइज मालिक्यूल हैं, वो जब स्टेशनरी फेज से गुजरेंगे तो उनको गुजरने में डिफ़िकल्टी पेश आएगी। वजह क्या है कि वो स्टेशनरी फेज के पोर्स में स्टक हो जाएंगे, फंस जाएंगे उनमें। और जो लार्जर साइज मालिक्यूल है जब वो स्टेशनरी फेज से गुजरेंगे तो वो इजीली गुजर जाएंगे। वजह क्या है कि वो स्टेशनरी फेज के पोर्स में वो पूरे नहीं आएंगे, और जबकि उनकी जगह स्टेशनरी फेज के पोर्स में नहीं है, इस वजह से वो मोबाइल फेज के साथ इजीली गुजर जाएंगे। तो इसको साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है या मालिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस पे बेस कर रहा है? वो बेस कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पोर्स ऑफ स्टेशनरी फेज एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मालिक्यूल। जिनका साइज स्टेशनरी फेज के पोर्स के साइज के बराबर होगा जिन मालिक्यूल्स का, या उनसे कम होगा, वो स्टेशनरी फेज पे स्टे करेंगे। जिनका साइज स्टेशनरी फेज के पोर्स के मुताबिक नहीं होगा तो वो गुजर जाएंगे। इसी तरह स्टेशनरी फेज साइज की बेस पे मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर लेगी। उसके बाद जो हमारा आखिरी जो इसमें वर्किंग प्रिंसिपल है वो अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी ये टाइप एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप है जिसमें कोई ख़ास स्पेसिफिक कंपोनेंट्स अलहदा किए जाते हैं, और अमूमन इसको बायोलॉजिकल टेस्टिंग में यूज़ किया जाता है इस क्रोमेटोग्राफी में, क्रोमेटोग्राफी को। इसमें आप देखें, ये आपको स्टेशनरी फेज़ नज़र आ रही है, ये जिसको मैं ब्लू मार्क कर रहा हूँ, ये स्टेशनरी फेज़। और इस स्टेशनरी फेज़ के ऊपर स्पेसिफिक किस्म के आपको ये मालिक्यूल नज़र आ रहे हैं, ये स्पेसिफिक मालिक्यूल। और इन स्पेसिफिक मालिक्यूल्स की अट्रैक्शन इस स्पेसिफिक मालिक्यूल्स की अट्रैक्शन किन के साथ है? किसी ख़ास किस्म के कोई स्पेसिफिक मालिक्यूल्स के साथ इसकी अट्रैक्शन है। अब हम इसको ज़रा गौर करते हैं कि ये वाला जो मालिक्यूल है, ये वाला, ये इसके ऊपर फिक्स हो सकता है। जिस तरह ये देखा आप इस डायग्राम में सामने, नेक्स्ट ये इसके ऊपर फिक्स हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये वाला जो मालिक्यूल है जिसको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, वो इसके ऊपर फिक्स नहीं हो सकता। अब आप ज़रा गौर करें क्यों? क्योंकि इस मालिक्यूल की शेप स्टेशनरी फेज़ के ऊपर बने डिटेक्टर की शेप की तरह बिल्कुल नहीं है। सिमिलरली ये जो स्मॉल मालिक्यूल्स हैं ये भी उधर फिक्स नहीं हो सकते। इस किस्म की क्रोमेटोग्राफी में सिर्फ वो ही मालिक्यूल सेपरेट किए जाएंगे जिनकी अफिनिटी बनती है बिल्कुल स्टेशनरी फेज़ के साथ। अब इसकी ये एक एज एग्ज़ाम्पल आपको बताई गई है, जो इसको बेसिकली अब हम रियल लैंग्वेज में इसको अगर हम डिस्कस करें तो ये है कि ये अमूमन इस्तेमाल की जाती है क्रोमेटोग्राफी एंटीबॉडी टेस्टिंग ऐसे में। अब आप ये देखें, मैं आपको समझाता हूँ कि ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, और ये जो स्टेशनरी फेज़ है, स्टेशनरी फेज़ के ऊपर ये इसकी क्या है, ये स्टेशनरी फेज़ के ऊपर ये इसकी एक स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं ये। अब इन स्पेसिफिक प्रोटीन को कैच करने के लिए जो स्टेशनरी फेज़ है उसके ऊपर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ लगाई गई हैं। तो ज़ाहिरी बात है स्टेशनरी फेज़ पे जो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, जिस प्रोटीन के लिए वो एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, उन्होंने सिर्फ उसी स्पेसिफिक प्रोटीन को अपने साथ अटैच करना है, उसके अलावा बाकी कोई कंपोनेंट अटैच नहीं हो सकता। अब हम आते हैं इसके नेम पे। इसका नेम है अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से मुराद है कि जो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर जो एंटीबॉडी यूज़ की गई है उसकी अफिनिटी उसकी एफिनिटी जिस प्रोटीन के साथ है वो सिर्फ वही उसी टाइप की प्रोटीन ही स्टेशनरी फेज़ के साथ अटैच होगी। जिन प्रोटीन्स की अफिनिटी
उनके साथ नहीं है वो प्रोटीन अटैच नहीं होगी। अब जब ये प्रोटीन इसके साथ अटैच हो जाएगी तो क्या होगा कि ये कॉलम में ये स्टेशनरी फेज़ पे ये प्रोटीन अलहदा कर ली गई है। अब जब स्टेशनरी फेज़ पे ये प्रोटीन अटैच हो चुकी है तो अब अगला स्टेप क्या बनता है, ये जो प्रोटीन अटैच हो चुकी है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेशनरी फेज़ से इस प्रोटीन को अलहदा करना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने एक स्पेसिफिक प्रोटीन क्या की है, स्टेशनरी फेज़ पे अटैच की है। अब ये जो अटैच की गई स्पेसिफिक प्रोटीन है, अब इसको स्टेशनरी फेज़ से अलहदा करके बाकी क्लिनिकल टेस्टिंग उसके साथ करनी है। तो इसको अलहदा करने का तरीका बिल्कुल वही है जिस तरह आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में बताया गया कि स्पेसिफिक बफर सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाएगा। वो बफर सॉल्यूशन क्या करेगा कि वो अपनी अफिनिटी इस एंटीबॉडी के साथ रिप्रेजेंट करेगा। तो जब वो अपनी अफिनिटी इसके साथ रिप्रेजेंट करेगा तो फिर ये प्रोटीन यहाँ से डिटैच्ड हो जाएगी और वो सॉल्यूशन में आ जाएगी जिसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। इसका मेथड बिल्कुल वही है जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में किया गया। अब इसमें देखें लिखा हुआ है द ब्लू एरो ऑन द स्टेशनरी फेज आर कैपेबल ऑफ अटैचिंग स्पेसिफिक कंपाउंड्स दोज कमिंग विद मोबाइल फेज। यानी ये जो ब्लू एरो हैं ये वाले, ये जो ब्लू एरो ये सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक कंपाउंड्स को अपने साथ अटैच करते हैं जिनके लिए ये डिज़ाइन किए गए हैं जो मोबाइल फेस में आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ दिस टेक्निक द शेप ऑफ कंपाउंड इन ब्लू कलर मैचेस परफेक्टली द शेप ऑफ ब्लू एरो। तो ये जो ब्लू कलर कंपाउंड है इनकी शेप इन ब्लू एरो से एग्जैक्टली मैच कर रही है, यानी इनकी एफिनिटी उनके साथ बिल्कुल परफेक्ट है। Thus, they are bound well to stationary phase, taking longer period elute, whereas the other compounds elute first। तो ये एल्यूशन इनकी मोबाइल फेस का एल्यूशन नहीं होगी, यार बहुत टाइम लिया जाएगा। जबकि ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं जिनकी अफिनिटी इन ब्लू एरोज़ के साथ नहीं बन रही, ये इन ब्लू एरोज़ के साथ नहीं बन रही, तो ये सबसे पहले ये मोबाइल फेस के साथ ही निकल जाएंगे, ये एल्यूट हो जाएंगे। Thus, the interaction is between one type of the solute molecule in the test sample and the substance in the stationary phase। तो ये देखें ये कौन सी अट्रैक्शन थी, ओनली वन टाइप ऑफ द सोल्यूट मालिक्यूल, सिर्फ एक किस्म के मालिक्यूल के साथ ये अफिनिटी बनाई गई थी, ये इंट्रैक्शन बनाई गई थी इस टेस्ट सैंपल में। दिस रिएक्शन इज़ ए कोवलेंट इंट्रैक्शन। तो ये कोवलेंट इंट्रैक्शन इसके साथ बनती है। सिमिलरली अब इसको अगर रियल मीनिंग में इसको अगर हम डिस्कस करें, दिस इज़ मेनली यूज इन एंटीबॉडी टेस्टिंग। ऐसे जो टेस्ट सैंपल है, अगर टेस्ट सैंपल की बात करें, ये हमारा टेस्ट सैंपल था, ये वाला ये टेस्ट सैंपल है। द टेस्ट सैंपल कंटेन ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, उसमें प्रोटीन का चूँकि मिक्सचर होता है। एंड इमोबलाइज मालिक्यूल इज़ एन एंटीबॉडी, और जो इमोबलाइज मालिक्यूल है जिसने उस प्रोटीन को रोकना है वो एंटीबॉडी है। स्पेसिफिक प्रोटीन, ओनली द स्पेसिफिक प्रोटीन इज़ रीच टू द एंटीबॉडी। सिर्फ वही ख़ास प्रोटीन, कोई एक प्रोटीन जिसको टेस्ट करना है वही प्रोटीन सिर्फ उन एंटीबॉडीज़ तक पहुंच सकेगी, वही प्रोटीन पहुंचेगी सिर्फ उन एंटीबॉडीज़ तक। एंटीबॉडी इन स्टेशनरी फेज एंड दिस पर्टिकुलर प्रोटीन इज़ एक्सट्रैक्टेड। फिर जब ये प्रोटीन इसके साथ इस तरह अटैच हो जाएगी ये, अब अगला मकसद क्या होगा, इस प्रोटीन को दोबारा इससे उतार के इससे टेस्ट करने हैं। दिस पार्टिकुलर प्रोटीन इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय चेंजिंग द पीएच ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज की पीएच हम चेंज करेंगे तो फिर ये प्रोटीन क्या हो जाएगी, यहाँ से उतर आएगी। और दिस इंट्रैक्शन इज़ डन बाय वीकनिंग द कोवलेंट। और जब मोबाइल फेस की पीएच चेंज करेंगे तो फिर इनके दरम्यान इंट्रैक्शन कम होगी, तो डेफिनेटली इन ब्लू एरो से ये प्रोटीन उतर जाएगी, इन एंटीबॉडी से ये प्रोटीन बिल्कुल अलहदा हो जाएगी। वीकनिंग द कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ द टू सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द इंट्रैक्शन। तो इनके अंदर जो इंट्रैक्शन होगी, सबसे पहले इसको क्या किया गया, इसको प्रोटीन को इन एंटीबॉडीज़ पे अलहदा किया गया है। फिर इन प्रोटीन्स को उन एंटीबॉडीज से सेपरेट करके फर्दर टेस्टिंग के लिए उनकी वर्किंग की गई है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको
ये क्रोमेटोग्राफी की जितनी टाइप्स हमने डिस्कस की हैं ये समझ आ चुकी होगी। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, मॉलिक्यूल एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी। तो अब टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी का ये दूसरा पार्ट है, ये कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। तो इस वीडियो को, ये जो वीडियो बनाई गई है, इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर, और कमेंट में इस चीज़ का ज़रूर आप बताइएगा कि इसमें जो कमियां, कोताहियां, जो गलतियां रह चुकी हैं, ताकि हम इनको फर्दर इम्प्रूव कर सकें। आपका किया गया एक पॉजिटिव कमेंट जो हमें अगली वीडियो बनानी है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और यानी कि उस वीडियो को जो फर्दर स्टूडेंट सुनेंगे, मैं भी आपके उस कमेंट की वजह से उस वीडियो में इतनी इम्प्रूवमेंट आए कि जिससे उन बाकी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा आसानी और सिंपलिसिटी पैदा हो सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।